हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया कहाँ है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ फ्लरिश हुई, और हम जानेंगे कि क्या ऐसे जोग्राफिकल फीचर्स थे दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जब हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं, इन्वेंशंस हैं विच आर क्रेडिटेड टू द मेसोपोटामियंस। फॉर एग्जांपल, इन्वेंशन ऑफ व्हील, sowing the first cereal crop, sowing the seed of the first cereal crop, and then division of hour into minutes, minutes into the second, and many more. ओके लेकिन जो तो बहुत ही प्रोफाउंड, जो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे मेसोपोटामियंस के, स्पेसिफिकली सुमेरियंस के, वो थे फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ राइटिंग and the second rise of cities, early cities. शायद इसी वजह से जो क्लास 11th की हिस्ट्री है, उसका लेसन नंबर 2 है, उसका नाम ही अर्ली सिटीज़ एंड राइटिंग है। एंड दिस इज द सुमेरियन पीपल, दोज हु आर credited with these two invention in 4th millennium BCE. Now question arises, where is Sumer? Where is Sumer? Okay, Sumer is a very important region, okay, of ancient Mesopotamia, and that lies here in Arabian Peninsula. Okay, so before again going back to the past, where Sumer is located, let us understand the map of Arabian Peninsula in present context. Now see, you can see that this is the Arabian map of this is the map of Arabian Peninsula. These are the countries that lies in Arabian Peninsula. This is Syria, Iraq, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia, Oman, Yemen, Qatar, United Arab Emirates. ओके, और ये आप दिस कलर इज टेलिंग मी, इट इज़ डिपिक्टिंग कि जो पूरा रीजन है ये बहुत ही एरिड रीजन है। दिस इज़ द डेजर्ट। ओके, यानी कि दिस इज़ नॉट दैट सपोर्टेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बेसिक नीड्स है वो क्या है कि भाई एक मेंटेन्ड टेम्परेचर होना चाहिए, और वो भी उस वक्त जब ना कूलर था, ना एसी था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी। ठीक है, उसके अलावा जो वाटर है उसका जो रेगुलर सोर्स है वो बहुत ही पास होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो आई डोंट थिंक सो इस रीजन में आसानी से मिल पाता या मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अगर आप इस रीजन को देखते हैं, इराक को, तो आप देख रहे हैं कि जो नॉर्दर्न इराक है, जो सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न इराक है एंड ईस्टर्न इराक है, यहाँ पे कंडीशंस आर क्वाइट डिफरेंट। तो यही वो रीजन है एक्चुअली में जहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई। और आप देख सकते हैं, अभी आई विल बी शोइंग यू दी अनदर मैप जिसमें फिजिकल फीचर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ से रिवर्स आएंगी एंड इट इज़ शेपिंग दैट वे, इसीलिए इस रीजन को फर्टाइल क्रिसेंट भी क्यों कहा जाता है। अंडरस्टैंड फर्टाइल क्रिसेंट फर्स्ट। सी, ये जो दो रिवर्स हैं, रिवर्स टाइग्रिस एंड रिवर यूफ्रेटिस, ये आ रही हैं ऐसे, और यहाँ पे इनकी सब ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से एक शेप बना रहा है, और ये पूरा फर्टाइल रीजन है जहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे अमाउंट में हो सकता है, और इट इज़ इन क्रिसेंट शेप, इसीलिए इसे फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स, टाइग्रिस एंड द यूफ्रेटिस, और ये जो ज़मीन है इसके बीच में ये है मेसोपोटामिया। एक्चुअली जो मेसोपोटामिया वर्ड है उसको ट्रू मीनिंग ही यही है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, रिवर टाइग्रिस and Euphrates. Okay, so understand the geography of whole peninsula, of whole southwest Asia. So देखिए, ये टॉरस माउंटेन है जो कि टर्की में लाई करते हैं, ये जैग्रस माउंटेन है जो इराक के बॉर्डर पे है एंड ईरान में काफ़ी हद में है। आप ये देख रहे हैं जो दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि टाइग्रिस एंड द यूफ्रेटिस। ओके, यही दो रिवर हैं जिनके बीच में जो ज़मीन है वहाँ पर ये सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई। ओके, ये दोनों रिवर्स आप देख रहे हैं कहाँ से राइज हो रही हैं, इट इज़ राइजिंग फ्रॉम द टॉरस माउंटेन्स। ओके,
it means this specifically, this is the snow fed river, glacier fed river. This is perennial river. Okay, these are perennial rivers. Okay, and we can see this is flooding और this is natural phenomena. जब annually flood आता है, जब बहुत rainfall होती है तो इन rivers में flood आता है, और जब ये flood आता है तो ये बहुत सारा silt अपने साथ लेके आती हैं. जब माउंटेन से उतरती हैं तो बहुत स्पीड में होती हैं. जब बहुत स्पीड में पानी नीचे आता है तो रॉक्स की विदरिंग होती है. जब ये विदरिंग होती है तो बहुत सारी सैंड एंड सिल्स ये अपने साथ लेके आती हैं. लेकिन जैसे ये अपने मिडिल कोर्स या अपने लोअर कोर्स में आती हैं तो इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और ये जो सिल्ट अपने साथ ला रही हैं, इट स्टार्टेड गेटिंग डिपॉजिटेड हियर. वो यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू कर देती हैं. और जब फ्लड आते हैं तो ये जो रिवर है, जो पानी है, ये और आसपास की जगहों में बहता है, और यहाँ पर भी दूर की जगहों पे भी थोड़ा सा जहाँ पे फ्लड आता है वहाँ पे ये सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है. इस प्रोसीजर को समझने के लिए आप थोड़ा सा ये मैप देखिए, ये पिक्चर देखिए कि एक नॉर्मल रिवर है विच इज़ फ्लडिंग के अपना नॉर्मल अपना फ्लो कर रही है, ठीक है. लेकिन ड्यूरिंग सीजन, मानसून के बाद, रेन के बाद फ्लड आ गया. फ्लड आने के बाद वी कैन सी कि ये बहुत सारे ऐसे पीस ऑफ लैंड है विच वॉज अर्लियर नॉट अंडर द वाटर, लेकिन अब वो अंडर द वाटर है, ठीक है. जब पानी ने रिट्रीव किया, जब रिवर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आई, नॉर्मल साइज पे आई, तो यहाँ पे सब जगह वो सिल्ट कलेक्ट हो गया. और ये जो सिल्ट है ये बहुत ही फाइन है, बहुत ही फर्टाइल है, और यहाँ पे ये सिल्ट ने क्या किया, इट हेल्प इन दी production, it helps in the cultivation. So that way this rivers played a very dominant role in providing or in securing the food for the people of Mesopotamia. इसके अलावा ये सिर्फ आपको food in the form of grains or lentils or fruits and vegetables only. They are not giving only in term of plant diet, but they are also giving fish diet. In rivers में बहुत सारी fishes हैं, one can catch it, one can use it. इसके अलावा rivers का बहुत important काम होता है, that is communication. If I want something from somewhere through river, I can bring that particular thing. और जब हम river से जाते हैं या आते हैं तो it takes less period of time comparatively if we are using the land route. So ये जो river थी, it is connecting this whole area. तो मेरे लिए internal trade बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया. तो it helped not only in providing fertile soil, giving fresh water, providing fish, but it also acted as a medium of communication, and through this medium within less time I can reach to number of region. ओके, ये यहाँ पे आपको देखेंगे आगे, ये दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर टाइग्रिस. तो इन ट्रिब्यूटरीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर ये माउंटेन्स है, जैग्रस माउंटेन है, जैग्रस माउंटेन तक जा सकते हैं, और वहाँ पे जो भी अवेलेबल मटेरियल है या नेचुरल रिसोर्स है, विच रिसोर्स है, दैट वी कैन सेंड इट बैक. Okay, so that is why this is not providing basic necessities, but it also acted as a medium that connected these people. Okay, so again, now this is, we talk about the people, the common people, we talk about the food. Now you see, this is the Syrian desert and this is the upland, this is the steppe, this is the upland. यहाँ पे जो कैटल्स हैं, कैटल रियरिंग इज़ वेरी इजी. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इस तरीके की है विच इज़ प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ फॉडर फॉर द कैटल्स. तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एक ज़्यादा फ़ायदे का बिजनेस था कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर, एंड हियर पीपल यूज टू डू डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स.
ओके, सो ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स हैं, ये जो कैटल्स हैं, यानी कि कैटल्स भी बहुत बड़े अमाउंट में मिलती थी, तो ये यहाँ पे भी ग्रेज कर रही हैं, यहाँ पे भी ग्रेजिंग कर रही हैं, यहाँ पे भी ग्रेज कर रही हैं। तो ये जो कैटल्स थी ये बहुत ही बड़े अमाउंट में क्या दे रही हैं, फर दे रही हैं, और क्या दे रही हैं, ये मीट दे रही हैं, मिल्क दे रही हैं, ठीक है। यानी कि ये सब चीज़ों ने मिल के लोगों को फूड सिक्योर कर दिया। और फूड सिक्योर ही नहीं किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इतने अच्छे से कल्टीवेशन सीख ली, हमने कैनाल्स वगैरह बिल्डअप करने सीख लिए कि अब हमारे पास फूड सरप्लस में है। अब जैसे कि फूड हमारे पास सरप्लस में है, इट मीन्स ऐसा सारी पॉपुलेशन को ज़रूरी नहीं है कि दे कैन एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ओनली, यानी कि सरप्लस फूड ने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को फ्री कर दिया टू प्रैक्टिस सम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कॉन्सिक्वेंटली न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ केम इनटू द एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल there were healers, there were doctors, there were healers, there were weavers, there were brick bakers, there were shoemakers, there were pot makers, there were fishermen and healers. Okay, so it means now I have lots of commodities. मेरे पास बहुत सारी commodities है जो मैं खरीद सकती हूँ या बेच सकती हूँ. It means it leads to the rise of trade. मेरे पास बहुत सारी कॉमोडिटीज़ है, मैं खरीद सकती हूँ, बेच सकती हूँ, ठीक है. अब व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि मैं इधर उधर बेचने से बेहतर है, बार्टर सिस्टम बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कि मैं ढूंढती फिरूँ हु इज़ द पर्सन हु नीड्स द थिंग विच आई ग्रो और आई मेक. तो मैंने क्या किया, मैं एक टेम्पल के अराउंड गया और जाके वहाँ पे बैठ के शॉप लगा ली कि भाई हूसोएवर इज़ विशिंग कम एंड सिट हियर, कम एंड बाय, ठीक है. फिर एक आया, फिर दो आया, फिर चार आए, फिर 10 आए. इस तरीके से पूरी प्रॉपर क्या हो गई, मार्केट बन गई, ठीक है. अब यहाँ पे पीपल स्टार्टेड कमिंग डाउन इन ऑर्डर टू सेल इन द बाय थिंग. या इट मीन्स नाउ प्रोडक्ट is manufacturing, the demand is increasing. So as demand is increasing, I need to make more product. So that is why I needed to keep a record of all my transaction which I am doing, क्योंकि बहुत हौच पौच होने लगा, बहुत दिमाग में मैं कितना याद रखूँगा. So that was a problematic for me. इसके अलावा मुझे कुछ रॉ मटेरियल मंगाना है या कोई फिनिश प्रोडक्ट मंगाना है, फॉर एग्जांपल बेबीलोन से, फॉर एग्जांपल नजफ से, या किंगडम ऑफ माली से. फॉर एग्जांपल मैं फर का कुछ बनाता हूँ, मैं वूल के कपड़े बेचता हूँ, ठीक है. तो मुझे क्या करना है, मुझे किंगडम ऑफ माली से कुछ मंगाना है, मुझे बहुत सारे वूल खरीदने हैं. तो मुझे किंगडम ऑफ माली के जो किंग है उससे कम्युनिकेट करना है. लेकिन हाउ टू कम्युनिकेट, इतना लंबा रास्ता है, कहीं कहीं तो यहाँ तक का रास्ता है, एलिप्पो में जाना है, ठीक है, यहाँ इतना दूर दूर का रास्ता है. तो मेरा जो मैसेंजर है, ही इज़ मिक्सिंग वर्ड्स. कॉन्सिक्वेंटली दैट फोर्स द ट्रेडर्स, ओके, द कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर कि भाई come out with the solution, come out with the solution. Consequently solution क्या निकला, writing. Okay, so Enmarkar was the first king of Uruk. Enmarkar ये है Uruk is the first city. Okay, Enmarkar यहाँ का राजा था. It is believed, it is in the stories कि Enmarkar was the person who for the very first time he tried to express himself through writing. Okay, because he wanted lapis lazuli from the king of Arata. So that is why he write it down. और तब से समझ में आया and people started using writing. और उस पर इम्प्रूवमेंट होते गए और लोग काम करते गए. So we have seen, देखो हमने देखा, अच्छे से देखा कि किस तरीके से इस पूरी ज्योग्राफी ने एक इम्पॉर्टेंट लिंक बिठाया, कैसे पूरी ज्योग्राफी ने हेल्प किया टू इन द सस्टेनेंस एंड द एडवांसमेंट of the people of Mesopotamia. So that is why we can say that it is the geography that plays a really very very vital role in shaping the history. So here also it is the geography that played a very dominant role in the development and the advancement of Mesopotamian civilization. Thank you so much.